ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चर्चा हो रही है भारत की बदलती सियासत पर। नेता बदल रहे हैं, दल क्यों बदल रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो गए हैं क्या? कांग्रेस से बगावत करने वाले 9 बागी लोग 10 कह लीजिए, हालांकि अभी तक रेखा आर्या ने बीजेपी में शामिल वो नहीं हुई हैं, लेकिन होंगी ये भी गारंटी तय है। यानी कि 10 लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन लोगों का क्या, जो लोग उनको वोट देकर विधानसभा भेजते हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। जैन साहब सभा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा में शामिल कर रहा हूं जैन साहब को। जैन साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस देश की सियासत में एक अलग सा दौर अब चलने लगा है, विचारधाराओं को दरकिनार कर, सोच को दरकिनार कर, जनता को दरकिनार कर, सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को जगह दी जा रही है। क्या समझें हम इसको? देखिए, जहां तक विचारधारा का प्रश्न है, विचारधारा दोनों दलों की बहुत उत्तम है जी, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी जी। फर्क कहां पे है कि उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आइडियोलॉजी खराब नहीं है, आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, संविधान बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। बेसिकली क्या है कि जो बीज कांग्रेस ने बोए, एक कहावत है कि जब बीज बोए बबूल के तो आम कहां से होए। जो इन्होंने पिछले समय में किया वो उसी ट्रेंड पर जो आज भाजपा को संचालित कर रहे हैं लोग जी, वो भी उसी ट्रेंड पर चल रहे हैं। उन्हें भी किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। समाजवादी पार्टी से अलग है क्या? समाजवादी से अलग है क्या? मेरे इस सवाल से अलग है क्या? आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने कहां पर हॉर्स ट्रेडिंग करी आज तक? नहीं की, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जैसे इंसान को एक बार फिर से बेनी प्रसाद वर्मा हमारे पूर्व में हमारी विचारधारा के हमारी विचारधाराएं हमने देखी हैं। हाँ। जैन साहब, जब उन्होंने मुलायम सिंह को आतंकवादियों का सहयोगी तक विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा में कह दिया था। क्या कह दिया था बताइए? आतंकवादियों के सहयोगी हैं, समर्थन करते हैं मुलायम सिंह यादव। और ये जग जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव को लेकर कितनी टिप्पणियां बेनी प्रसाद वर्मा ने की हैं। बेनी बाबू मुलायम सिंह जी के, हमारे नेताजी के वरिष्ठ साथी हैं, पुराने मित्र हैं, और जो कुछ कहा गया है वो मित्र। जो बेनी प्रसाद जी ने बीच में कहा वो क्या हो गया जब वो कांग्रेस में थे? उन्होंने जो भी कुछ कहा वो एक मित्रता के नाते कहा। उनको नहीं, जितने भी उनके बयान थे, एक वो मित्रवत बयान थे, उसमें कोई मनभेद था, मनभेद नहीं था। बयान भी मित्रभेद हो सकते हैं, हमें जानने में थोड़ा सा हैरानी हो रही है। जी, जानने में थोड़ा सा हैरानी हो रही है, क्योंकि जब पार्टी के अंदर नहीं होते हैं, बाहर से आरोप लगते हैं, जब आप नहीं होती है, आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर आ जाता है आदमी तो सारे आरोप सही हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ कि अपने लाभ लेने के लिए हमने अपनी आइडियोलॉजी के विरुद्ध जाके जो लोग जिस तरीके का काम किया। बेसिकली उत्तराखंड में जो हुआ, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि उत्तराखंड में एक हॉर्स ट्रेडिंग हुई और उसका जितने बड़े अमाउंट में पैसा दिया गया सरकार गिराने के लिए, वो पैसा वापसी की स्थिति में नहीं आया। अब उसको और भी कुछ नहीं कि अपने एक मॉरल से गिर के, बिल्कुल जमीन पे गिर के, जो है ना, आप ये समझिए कि जब बिल्कुल दिखा कि ये पैसा भी वापस नहीं होगा, यार भागते भूत का लंगोटा ही सही, सरकार तो गिरा नहीं सके, अब इनकी जो है सदस्यता ही ग्रहण करा लो। हो सकता है कि 2-4 सीटें मिल जाए और अगली बार के लिए हमें कुछ ना कुछ उसके अंदर लाभ मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय राजनीति के लिए गलत है ना जैन? बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। जनता इनका जवाब देगी, नेता जनता से नहीं है, जनता नेता बनाती है। नेता अगर ये सोचता है कि जनता उसकी गुलाम है, नहीं, नेता जनता का गुलाम है। जब तक किसी भी नेता की, किसी भी पार्टी की ये विचारधारा रहेगी, वो इस ट्रेंड पे काम करेगा कि मैं जनता का सेवक हूं, तब तक वो नेता है। जिस दिन उसके दिमाग में ये बात आ गई कि जनता को जैसे मैं चाहूंगा वैसे घुमाऊंगा, वो अपने आप तरतीब आ जाएगा। देखिए, रिजल्ट कांग्रेस का भी सबके सामने है और भाजपा का भी सबके सामने होगा। देश की जनता बहुत सहनशील है। 250 साल हमने जो है अंग्रेजों की गुलामी सहन करी है। हम बहुत सहनशील लोग हैं, बहुत सहनशील हो गए, लेकिन महत्वाकांक्षी भी हो गए, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। जैन साहब, आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, देहरादून से जुड़ रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में। चर्चा आज बगावत करने वाले लोगों को लेकर हो रही है। 9 लोगों ने बगावत की, 10 लोगों ने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी ने गले लगा लिया। विचारधारा की बात हो रही है चौहान साहब। जो हम लोग कहते थे कि पहले से एक विचारधारा की पार्टी होती है, एक विचारधारा की पार्टी से एक उसका सिपाही जुड़ता है, उसकी भी विचारधारा, उसकी पार्टी की विचारधारा होती है। क्या आज विचारधाराओं में बदलाव आ रहा है? पंकज जी, संसदीय जनतंत्र में और लोकतंत्र में विचारधारा को आप केवल विचारधारा की बात करके और पार्टी की बात करके जी, आप ये समझें कि हम एनस्लेव कर लिया, हमने केवल गुलाम बना लिया और उसके बाद लीडरशिप किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में आ जाए जी, और वो कहें साहब वो पार्टी का एक मुखौटा मैंने पहन लिया है जी, और मुझे लाइसेंस मिल गया इस बात का
कि मैं चोरी करूं, मैं भ्रष्टाचार करूं, मैं कुशासन करूं, मैं लोगों का उत्पीड़न करूं, मैं प्रदेश को बर्बाद करने का काम करूं और कहूं भैया ये विचारधारा है जी तो उसे विचारधारा नहीं कहा जाता। जी और लोकतंत्र में निश्चित रूप से ये तो केवल और केवल उत्तराखंड की विधानसभा में जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने अपने जो एक इम्यूनिटी होती है हाउस के अंदर स्पीकर को, जी और जिस प्रकार से हाउस के जो इन हाउस प्रोसीडिंग है जी संविधान के अनुच्छेद 212 में जुडिशियल रिव्यू से जो इम्यूनिटी है जी उसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अल्पमत को बहुमत और बहुमत को अल्पमत गिनने का काम किया गया। जी, लेकिन अच्छी बात अदालत है। के हाथ इसलिए बंधे हुए थे पंकज जी। जी, अदालत के हाथ सिर्फ इसलिए बंधे हुए थे कि जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता था, एक बात। जी। दूसरी बात, मान इन 10 विधायकों की जिनकी आप बात कर रहे हैं जी इनकी सराहना इस बात के लिए होनी चाहिए कि उन्होंने निजी चीजों को दरकिनारे करते हुए साहस और हिम्मत के साथ हरीश रावत जी का जो टायरनी थी, जो अलोकतांत्रिक कृत्य था, जो भ्रष्टाचार था, जो उत्तराखंड को कंगाल करने का काम उन्होंने 2 साल तक किया, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर आवाज बुलंद करती रही, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की आवाज में आवाज मिलाने का काम किया। ठीक है। तो निश्चित रूप से उनकी इस बात की चौहान सराहना साहब, की इसमें जानी पूर्व चाहिए। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी हैं। 2013 में जो आपदा आई थी उस दौरान बीजेपी ने जमकर बहुगुणा पर आरोप लगाए थे और ये कहा भी था कि भ्रष्टाचार हुआ है और तमाम चीजें। मेरे पास एक आरटीआई से खुलासा भी ये हुआ कि कितना हेलीकॉप्टर पर ईंधन खर्च हो गया, कितना क्या कुछ हो गया। उस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के और कहा गया कि जो त्रासदी हुई है उसमें सही तरीके से काम कांग्रेस ने नहीं किया और शायद इसी का खामियाजा विजय बहुगुणा जी को उस समय भुगतना पड़ा। लेकिन उस दौर में विजय बहुगुणा गलत थे, आज बीजेपी के साथ हो गए तो सही कैसे मान रही है बीजेपी? नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है पंकज जी। जी मैं आपका आभारी हूं, आपने बहुत एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया। जी हम तब भी कहते आए हैं विजय बहुगुणा जी को निश्चित रूप से हम इस रूप में आलोचना करते रहे जी कि आपदा को जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था उसमें तमाम सारी जगह पर चूक हुई। जी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज हुए, जो मैकेनिज्म था, जो सरकारी मशीनरी थी उसको गियर अप करने में जिसे कहना चाहिए लापरवाही हुई, उसकी आलोचना हम करते रहे हैं। और उस तरह की आलोचना जब अपनी ही पार्टी की सरकार होती है तब हम अपने मंत्रियों के कामकाज की भी करते हैं। लेकिन विजय बहुगुणा के शासनकाल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। विजय बहुगुणा के शासन, क्योंकि जितना भी रिहेबिलिटेशन का पैकेज आया, जितना भी रिहेबिलिटेशन का पैसा खर्च होना था, वो तमाम सारा पैसा जब खर्च होना था विजय बहुगुणा जी पदच्युत हो चुके थे और उनके स्थान पर हरीश रावत जी पदभार ग्रहण कर चुके थे। और ये तमाम अच्छा जवाब है। चौहान साहब, समय का अभाव मेरे पास रहता है, लेकिन एक सवाल बीजेपी को लेकर भी है। आप लोगों ने, अच्छा है आपका कुनबा बड़ा है बीजेपी में और लोग जुड़े हैं, 10 और लोग जुड़े हैं, लेकिन अंतर्द्वंद की स्थिति क्या बीजेपी में नहीं बनेगी? अब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, चाहे वो डॉक्टर हरक सिंह रावत हो, अमृता रावत हो, ये वो लोग हैं जो अपने क्षेत्रों से कभी चुनाव हारे नहीं हैं और इन लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को ही हराया है। उन उम्मीदवारों का क्या, जो लोग जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का क्या उनको ठेस नहीं पहुंची है? बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह नहीं हो सकती है क्या? पंकज जी, आपका प्रश्न बड़ा लंबा हो गया जी। पहले तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि हमने उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया, आज के जो चुनाव परिणाम है उसने कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान था उसको 4 कदम और आगे बढ़ा दिया। शायद अब कांग्रेस के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी दुर्दशा किसने की। और उस दिशा में इतनी के मिलान कोर्ट से जो जिस प्रकार से कांग्रेस हाईकमांड के बारे में एक अदालती आदेश आया, शायद उसके आगे कुछ कहने सुनने को बचता नहीं। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए पार्टीज में जब लीडर्स आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, एक चुनाव के विधानसभा क्षेत्र होते हैं उसमें 10 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है और ऐसा भी नहीं है जिसको पिछले वर्ष टिकट मिला था उसी को दोबारा मिलता है, उसी को तिबारे मिलता है। कई बार सीटिंग एमएलए के टिकट को भी चेंज कर दिया जाता है। तो ये कोई पार्टी, जब आप पार्टी चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स ड्रिवन पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें माताजी नेता, पुत्र उपनेता, बहन कीर्ति नेता। यहाँ पर तो जो साधारण कार्यकर्ता होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है,
जो साधारण कार्यकर्ता है, जिसका मीडिया में लोग नाम नहीं जानते थे, खट्टर साहब, वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी लीडर ड्रिवन पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ता ड्रिवन पार्टी है। यहाँ सबको कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। अंतिम समय में पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ चुनाव लड़ना है। इसलिए चौहान साहब, इंतजार रहेगा बीजेपी को इन बागियों की आमद से कितना फायदा मिलता है, क्या कुछ नुकसान कांग्रेस को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बात जनता तक पहुंचाने के लिए, दर्शक तक पहुंचाने के लिए। नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नीरज जी, आपके पास आ रहा हूं। जो हालात बन रहे हैं, जो आशंकाएं दिख रही हैं, सियासत दूषित हो रही है इस देश की, क्या कहेंगे? सबको सुना है आपने। जी पंकज जी, आज राजनीति आप देख रहे हैं केवल अवसरवाद की राजनीति रह गई है। सत्ता सुख है तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अगर सत्ता सुख नहीं है तो पार्टी से बागी हैं। जी, तो ये तो सीधा सीधा जनता से एक धोखा है, एक विश्वासघात है। आज सत्ता सुख है तो सब कुछ सही है, नहीं है तो बस दूसरी पार्टी के लिए हो लिए। जी, तो कांग्रेस के जो बागी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, नीरज जी, क्या इससे बीजेपी के अंदर के नेता अपने आप को छला सा महसूस नहीं करेंगे? क्योंकि बीजेपी की आदत रही है, हमने देखा था दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री पैरासूट मुख्यमंत्री लाकर किरण बेदी को जिस तरह से अंदरूनी कलह, लोगों के मनमुटाव देखने को मिले थे, क्या यहां पर ऐसा नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी में वैसे भी लीडरशिप की कमी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बड़े नेता थे, भुवन चंद्र खंडूरी हो, पूर्व मुख्यमंत्री, या पूर्व मुख्यमंत्री निशंक हो, या पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हो, ये केंद्र की सियासत में पहुंच चुके हैं। जी पंकज जी, इसका जरूर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये कहेंगे कि आज से 4 साल पहले जो आपके क्षेत्र नेता वहां पे अपनी जमीन बना रहे हैं, आज इन लोगों के आने के बाद में क्या वो कल बगावत नहीं करेंगे? उसके बाद पार्टी के पास क्या विकल्प रहेगा? नादर साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, क्योंकि एक कार्यकर्ता बीजेपी को सींचता है, अपनी पार्टी को सींचता है, जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ता है, और ऐसे में जब कोई नेता कोई बाहर से आकर उनके ऊपर बैठ जाता है या उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है, उस समय वो अपने आप को थोड़ा सा छला सा महसूस करता है। क्या अंतर्द्वंद की स्थिति बीजेपी में बन रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये मान लिया है कि नहीं, हमने इस देश में देखा है, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। लोग हमने देखा है जिन 10 नादर साहब जो कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस की नीतियों से त्रस्त होकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखकर जिससे परेशान थी सारी उत्तराखंड की जनता, क्या आपके कार्यकर्ता परेशान नहीं होंगे? बाहर से आकर कार्यकर्ता बैठा देंगे, जो लोग आपको सालों से सींच रहे हैं, तकरीबन 4 साल से उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और ऐसे में आप कांग्रेस के जो बागी विधायक आपके साथ आए हैं, अगर उनके सामने आप उनको खड़ा करेंगे तो उनका जवाब क्या होगा? विधानसभा के चुनाव में वो बागी प्रत्याशी भी एक प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्णय करना हाईकमान का काम होगा। और निर्णय, मुझको पूरा यकीन है, उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के मन की स्थिति को देखते हुए, और इन नेताओं जो कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का निर्णय करेंगे, और जिसके परिणाम लाभकारी निकलेंगे उत्तराखंड की सरकार के लिए। इसमें से तकरीबन सारे विधायक, कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने तकरीबन 2 या 3 बार चुनाव जीता है, यानी कि अमिता रावत हो या डॉक्टर हरक सिंह रावत हो या और नेताओं को ले लीजिए, और इन नेताओं ने हराया है तो बीजेपी के नेताओं को हराया है, बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया है। ऐसे में किस तरीके से आप टिकट का बंटवारा करेंगे? जब टिकट बांटने की बारी आएगी, क्या उसमें भी ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी? बगावत उस समय नहीं होगी? हाईकमान ने सारी बातों को पूर्व से सोच रखा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि राजनीति में विधानसभा का चुनाव लड़कर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना या मंत्री बनना ही जरूरी नहीं होता। देश के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए बहुत से रास्ते नए खुले हुए हैं। केंद्र सरकार में भी समायोजन हो सकता है, या आपका कहीं और भी मनोनयन हो सकता है। हो सकता है कि जो क्षेत्र के प्रत्याशी बनना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कर्ता जिनकी तरफ आपका इशारा है, हो सकता है इन दोनों के बीच में बैठकर जनता के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जनता के आवाम को खुश रखने के लिए हमारे हाईकमान बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? नादर साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? आऊंगा आपके पास। जैन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक बात का सवाल मेरा आपसे है, उसका जवाब दे दीजिएगा। बेनी प्रसाद वर्मा आपकी पार्टी में आते हैं, उनको गिफ्ट मिल जाता है राज्यसभा का। गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट नहीं कही आप इसको। हाँ, ये गिफ्ट नहीं कही है। गिफ्ट देखिए, किसी को राज्यसभा देना कोई गिफ्ट नहीं है, और हमारी पार्टी में कभी इस तरीके का ना सीटें बेची जाती है ना खरीदी जाती है, गिफ्ट नहीं है। मेरा एक सवाल अपने प्रिय साथी से है कि जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त है, किसी का नाम लिए बिना कहूंगा, कि उन नेताओं को जो हाशिए पे लगा दिया गया वो भ्रष्टाचारी थे, अकर्मण्य थे,
वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। और जो एक क्रिमिनल, एक डॉन के रिश्तेदार को भी 2 बार पार्टी में समायोजित करने की कोशिश करी गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी आपने 2 दिन पहले डिबेट में बताया था कि भाजपा के अंदर जो इस समय केंद्र में सरकार काम कर रही है उसके 33% जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो दागी हैं। कोई बलात्कारी का किसी पे हाईकोर्ट का जो है ना मैटर, उसको सजा हो चुकी है। उन लोगों के लिए वो क्या मजबूरी है, वो कौन सी आइडियोलॉजी है? ये भाजपा एक्चुअली में भाजपा नहीं चला रही, ये भाजपा पार्टी को एक जो है किसी कंपनी को लीज पे दे दिया गया, वो कंपनी चला रही है। उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसको पैसा चाहिए, कहीं की भी सरकार चाहिए, उत्तराखंड की सरकार चाहिए। आप ये समझिए कि पूर्व में जाके जो है आपका अरुणाचल की सरकार का यही काम किया इन्होंने। और इनका बस चले तो कहां की सरकार का, ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन पब्लिक ने इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने पब्लिक को यह नहीं बताया कि कांग्रेस मुक्त भारत के पीछे उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार, बिहार में नीतीश जी की सरकार, बंगाल में ममता जी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में आपका जो है ना जयललिता जी की सरकार। बेसिकली क्या है, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं पूरी तरीके से, जनता को बता रहे हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा हमारा जो है ना वो हो गया। आप एक बात समझिए, असम में भी जो सरकार आई है वो भी एक हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीदा हुआ व्यक्ति आया, अपने साथ एक बहुत बड़े बोडोलैंड जिसने आंदोलन चलाया था उसको खरीद के ये लिया है, और पैसे का लालच आज की तारीख। जवाब चाहिए। अब इस तरीके से सरकार बना के ये अगर कहीं पे ये लिया है और एक देश की भोली वाली जनता को एक बरगलाने का जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जवाब पब्लिक सब समझती है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जनता सब समझती है, बिल्कुल। इसका रिजल्ट का जवाब अपने आप आ जाएगा, ना तो मैं कुछ कर सकता। ये एक संवैधानिक चुनी हुई सरकार है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप ये समझिए। लेकिन जनता जो कुछ करेगी, ये जो कुछ करेंगे, ये जैन साहब ने जो आरोप लगाए हैं, ये जैन साहब ने जो आरोप लगाए, मेरे सहयोगी भी मुझे बता रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है, जो मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, और उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि कांग्रेस और माफ कीजिएगा बीजेपी ने बाहुबली भेजे हैं, उनको डराने का काम किया, उनको धमकाने का काम किया, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार धमकाया गया, लेकिन उसका असर नहीं हुआ, वो दरकिनार उसको करती रही, और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार आई और मुख्यमंत्री बनी है। नादर साहब, ये जो बात आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूं, ये शुद्ध रूप से असत्य बात है जी। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सत्ता पर इसलिए आना नहीं चाहती कि वो सत्ता के माध्यम से सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रारंभिक सोच है, शुरुआती सोच ये रही है कि सत्ता में हम इसलिए आना चाहते हैं कि सत्ता के माध्यम से इस देश में अब तक जो गैर कानूनी काम हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, या इस देश का जनता के लिए जो विकास नहीं हो पाया, विकास मुक्त भारत जो हम बनाना चाहते थे, विकास हमको हर क्षेत्र में चाहिए था, उस विकास को गति देने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो विकास की एक लहर इस सारे देश में पैदा की है, विकास की बातों की लहर, ये मेरे विकास पर डिबेट नहीं है, लेकिन मैं ये शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। नादर साहब, आपको रोक रहा हूँ। विकास की बातों की लहर अभी तक हम लोगों ने देखा है 2 साल में जो चीजें हुई हैं इस देश में, वो किसी से छिपी नहीं है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पंकज जी अभी नादर साहब को भी सुन रहा था और जैन साहब को भी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन से विकास की बातों को ये कहना चाहते हैं। इस देश के अंदर हरित क्रांति आई तो इंदिरा गांधी लाई, 71 का बार हमने जीता तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जीता, कांग्रेस के नेतृत्व में जीता जी। इस देश के अंदर जिस कंप्यूटर का घोर विरोध इन लोगों ने किया, कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, उस कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी थे। ये जो आज दूर संचार है कि पहाड़ों में जाओ, समुद्र में जाओ, आकाश में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां दूर संचार की सुविधा किसने दी? राजीव गांधी ने दी। ये सारा विकास नजर नहीं आता? आप फीता काटने से विकास का माध्यम बन जाते हैं। स्टेशन तैयार करते हैं हम कटरा के अंदर, उद्घाटन आप करते तो आपने विकास कर दिया। एक विकास 2 साल के अंदर, एक विकास कोई नरेंद्र मोदी जी ने किया हो, उनकी सरकार ने किया हो, वो उसका जवाब दे हमको। दूसरा सवाल कहना चाहता हूं, अरे हम पर आप आरोप लगाते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, 3G हुआ। अरे यदि घोटाला हुआ, कोई शिकायत हुई, तुरंत हमने मंत्री को बर्खास्त कर दिया। पड़ा शर्मा जी, मैं कह रहा हूं उसमें हमने बर्खास्त कर दिया, और उसके बाद इंक्वायरी पेंडिंग है, चल रही है, जांच चल रही है, चाहे वो सीबीआई कर रही है या दूसरी संस्थाएं कर रही हैं। हम आपसे सवाल करते हैं, ऐसा भी घोटाला हुआ है कोई दुनिया में कि जिसके अंदर 135 लोग मारे गए हो, मर्डर हुए हो,
व्यापम घोटाला, आपने क्या स्टेप लिया? आप काहे का ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं? आप ईमानदार नहीं, आपसे भ्रष्ट, आपसे बेकार, आपसे नाकारा सरकार हिंदुस्तान में। शर्मा जी के तीखे सवाल मेरे चर्चा से अलग हैं, लेकिन मुद्दा अच्छा है, बात अच्छी है, इसलिए जवाब दीजिए। व्यापम घोटाले की जो मांग उठी, उस मांग को अगर वास्तव में देखा जाए तो मांग उठाने वाला व्यक्ति था शिवराज, जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री था। उस व्यक्ति को जब पता लगा अपने सूत्रों से, अपने माध्यम से कि कहीं ना कहीं व्यापार में घोटाला हो रहा है, तो उसने तुरंत न्यायिक जांच को बैठाया और उसने उसके कारण फलस्वरूप जितने लोग 135 आदमियों का मरने का जो जिक्र या उनके प्राण लूटने का जो डर है, या जो उनके जो जाने तो गई है ना, आप नकार नहीं सकते, जाने तो गई हैं, जो लोग जाने जो गई हैं, उन जानों के पीछे वो व्यापम घोटाला नहीं है, वो किन्हीं और कारणों से व्यापम घोटाले वाले मारे गए हैं। नादर जी व्यापम घोटाले वाले मारे गए हैं। जो लोग व्यापम घोटाले में थे, जिनका नाम आया था, जिनके हाथ में सब चीज सच्चाई थी, उन्हीं लोगों का मर्डर हुआ, उसकी कत्ल कराया गया। उसकी जांच चल रही है, उसके बारे में मेरे द्वारा कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जांच के द्वारा उपयुक्त नहीं होगा। जनता के लेकिन ईमानदारी से नादर साहब, समय में बहुत कम है, ये अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले रहा हूं। जो भारत की सियासत में ये अदला बदली का दौर चल रहा है, क्या ये इस देश की राजनीति के लिए सही है या खराब है? जो इस समय अदला बदली का जो स्वरूप उत्पन्न हुआ है, उसकी जिम्मेदार मुख्य रूप से हम, मेरे पड़ोस में बैठे सतीश शर्मा जी उसके लिए जिम्मेदार आप भी है नादर साहब। मैं आपको उसके लिए जिम्मेदार नहीं, कारण क्या था? क्योंकि आपने अपनाया है उनको, इसलिए आप ही जिम्मेदार हैं। हम अपने पास आने वाले आदमी को जरूर स्वीकारा हमने, लेकिन वो व्यक्ति, अलगाववादी आ जाएंगे, उनका स्वागत है, आतंकवादी आ जाएंगे, उनका स्वागत है, भ्रष्टाचारी आ जाएंगे, उनका स्वागत है, स्वागत है, कोई हमने समझौता देश हित के आधार पर नहीं किया कभी भी। आपने देश की कीमत पर सत्ता पर देश को बेच सकते हैं, आप सत्ता पर अपनी आइडियोलॉजी को बेच सकते हैं। आपने जब भी आपने देश हित पार्टी लगती है, जैसे देश के शर्मा जी, मौका बीजेपी के पास है नादर साहब। इसका मतलब ये नहीं कि आप तमाम चीजों पर ये बात कहें कि हम सबको अपनाते हैं। जाहिर सी बात है कि आप ये तब नहीं कह सकते कोई आतंकवादी आपके पास आएगा, कोई भ्रष्टाचारी आपके पास आएगा, हमने उसको गले लगा लिया। आप नहीं लगाएंगे। आज आप दरवाजे जरूर खोल रहे हैं, कल को यही लोग हो सकता है आपके लिए परेशानी का सबब भी बन सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी, आपके पास आ रहा हूं। ये चीजें जो आप समझ रहे हैं, बीजेपी दिल खोलकर सब लोगों का स्वागत कर रही है, क्या बीजेपी को अपने आप से भरोसा अब उठ चुका है? क्योंकि हमने देखा है विधानसभा चुनाव 2014 जो हुआ था, और उसके बाद जैसे राज्यों में बीजेपी की सरकारें आ रही थी, वोट मिल रहा था और जीत मिल रही थी, लेकिन एकाएक दिल्ली आते आते, बिहार आते आते और ये ग्राफ गिरता गया। शायद वोट परसेंटेज न गिरा हो, लेकिन जीत नहीं मिली है। ये डर है बीजेपी का। जी पंकज जी, ये बात सही है। कई राज्यों के जो आपके परिणाम आए हैं, उनको देखते हुए बीजेपी को अंदर से लग रहा है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कोई हानि ना हो, इसीलिए इस अवसरवाद की राजनीति का पूरा भरपूर उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो बागी हो, चाहे वो कोई भी हो, तुरंत पार्टी में लिया जा रहा है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उसके, केवल सत्ता का सुख हो और सत्ता का फायदा हो। जी, कुर्सी बची रहे। जैन साहब, क्या समझा जाए? आप भी आरोप लगा रहे थे जब अवसरवादिता की राजनीति 100% फेल होगी। समाजवादी पार्टी के लिए भी है, बसपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। समाजवादी पार्टी ने कभी ये कार्य नहीं किया। हमने विपक्ष में बैठने का काम किया, नहीं, हमने अपनी सरकारों को कुर्बान करने का काम किया, हमने सरकारों को बचाने का काम किया। जिस हम देश में किस सरकार देना चाहते हैं, जरूर बचाने का काम किया। सरकार किस कीमत? अभी भी सदन को हमने चलवाया, अभी भी सदन को हमने चलवाया, अभी भी सदन को हमने चलवाया। 275 की संख्या होने के बावजूद आप गूंगे की तरह बैठे थे। अभी भी सदन को हमने चलवाया, 275 की संख्या होने के बावजूद आप अभी भी सदन हमने चलवाया। आपके बस की कुछ नहीं है, आपके बस की कुछ नहीं है, आप पूरी तरीके से फेल है, आपके बस की कुछ नहीं है। और लोकसभा आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं है, आपस में मिले हुए, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक कर बोलेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। दोनों एक सिक्के के अलग पहलू हैं। रोकने वाले नहीं है। प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना होगा। आप सभी मेहमानों का, नादर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुकुल जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सतीश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज भारद्वाज वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी चर्चा में भाग लेने के लिए चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा, क्योंकि जब
चर्चा नहीं होती, जब बहस हो जाती है तो निरर्थक हो जाती है, और निरर्थक जब चीजें हो जाती हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन भारत की सियासत बदल रही है, आज मौकों का दौर है, जिसके पास मौका है उसी की चल रही है, उसका दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो बागी बीजेपी में शामिल हुए हैं उसका फायदा, कितना फायदा बीजेपी को आगामी उत्तराखंड की जो विधानसभा चुनाव 2017 में होने वाले हैं वहां मिलता है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।